हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का वन शॉट लेक्चर। और इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम पूरे चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले, एक एक पॉइंट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है बच्चों, सीबीएसई ने इस चैप्टर के अंदर से जो सिलेबस है वो 22-23 सेशन के लिए कर दिया है डिलीट। तो वो टॉपिक्स हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। अब आपको ये नोट्स दिख रहे होंगे, काफी हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं। और ये हाईलाइटेड क्यों है, इसके पीछे का एक कारण है। और कारण ये है क्योंकि ये नोट्स जो है मैंने मेन लेक्चर के अंदर यूज करे थे। और मेन लेक्चर्स के अंदर जो कि हमारे इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन पे अपलोड है, वहां पर हमने लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को किया हुआ है डिस्कस। 2 घंटे के अंदर, सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस किया है। ये सारे नोट्स एनसीईआरटी से बनाए हैं। अगर आप एनसीईआरटी से बुक रीड करके पढ़ना चाहते हो तो भी चलेगा, अगर आप ये नोट से पढ़ना चाहते हो तो भी चलेगा। बिल्कुल एनसीईआरटी की 2 कॉपी है, बस ये कि मैंने उसके अंदर अंडरलाइन पॉइंट्स, जो इररिलेवेंट चीज को हटा दिया है। अब ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पर जाइए, उसको फॉलो कीजिए और आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के नोट्स। और इससे पहले वाले और इससे आने वाले चैप्टर सबके नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ओके, पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर से क्या क्या डिलीट हुआ है, क्योंकि जब मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करे थे तब सिलेबस नहीं आया था, लेकिन जब वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूं तब सिलेबस आ गया था। तो क्या क्या डिलीट हुआ बच्चों, वो नोट कर लो। बच्चों, टॉपिक नंबर 5 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया 1991, ये डिलीट हो गया है। दूसरा, टॉपिक नंबर 6 इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये डिलीट हो गया है। और टॉपिक नंबर 7 मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ये डिलीट हुआ है। मतलब टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 7, ये 3 टॉपिक डिलीट हो गए हैं। तो वो तो हम इस सेशन के अंदर तो नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने मेन लेक्चर्स के अंदर अपलोड कर दिए थे। और फॉर द जस्ट ऑफ द सेक ऑफ नॉलेज, अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर के संग, अपने वन शॉट लेक्चर के संग। तो सबसे पहले बच्चों हमारी डेफिनेशन आती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस की एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है, ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं दूसरी स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूं, वहां पर हमने एग्जांपल को अच्छे से समझाया है। तो बच्चों दूसरी स्क्रीन आपके सामने आ गई और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास बिजनेस है हमारे सेंटर में, और उसके आसपास है उसका एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ऐसे क्या होता है, बिजनेस मतलब जो एक्टिविटी करते हैं हम प्रॉफिट कमाने के लिए, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है उसकी सराउंडिंग। तो एग्जांपल में देखिए, हमारा बिजनेस है, उसकी सराउंडिंग कौन है, कस्टमर्स, ओनर, क्रेडिटर, डेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, लॉ, सोसाइटी, ये सब क्या हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने कंपेटिटर्स को, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, कस्टमर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी को भी कंट्रोल हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये हमको इफेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कंपेटिटर हमको इफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल। गवर्नमेंट हमको कर सकता है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हमको कर सकती है, बिल्कुल। मतलब ये इन शॉर्ट, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये हमको इफेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स which are outside the control of our business but they can affect our performance। समझ में आ रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इन सबका सम टोटल, इन सबको जोड़ दो तो बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है, जो हमारे कंट्रोल के तो बाहर है बट जो हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों बताऊं क्या है, ये हमारे बिजनेस के बाहर की चीजें हैं, लेकिन ये हमको इफेक्ट कर देती है, हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर देती है। ये है हमारे मुद्दे की बात। जैसे कंपेटिटर की वजह से हमको अपने प्रॉफिट कम करने पड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से हमको अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से टैक्स में बदलाव आ जाता है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीजें, बट ये हमको इफेक्ट कर देती हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो पहली चीज हमको समझ में आई, ये क्या है, सम टोटल है, हर एक चीज का सम टोटल है। दूसरा हमने क्या देखा, ये कंपेटिटर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ओनर, कस्टमर, ये हर एक बिजनेस के स्पेसिफिक होते हैं।
हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो इनको बोला जाता है स्पेसिफिक फोर्सेस, जो सिर्फ बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। मतलब मेरा कंपेटिटर मेरे को ही इफेक्ट करेगा, मेरा कस्टमर मेरे को ही इफेक्ट करेगा, मेरा डेटर मेरा सप्लायर मेरे को ही इफेक्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो इनको बोला जाता है स्पेसिफिक। लेकिन ये बैंक्स, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, लॉज, सोसाइटी, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए चेंजेस नहीं लेकर आते, ये सब के लिए चेंजेस लेकर आते हैं। तो ये सारे बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? कि अपने कुछ पॉलिसी चेंज करेंगे तो उसका बदलाव हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये सारे बिजनेस को इनडायरेक्टली करते हैं, इसलिए इनको जनरल बोला जाता है। क्लियर हो गया? और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे दे रखी वो ये है कि गवर्नमेंट कभी कभी कुछ चेंजेस लेकर आता है पॉलिसी में, तो हमारे कस्टमर, हमारे डेटर्स, हमारे जो सप्लायर्स हैं, इनके काम करने के तरीके में बदलाव आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो डीमोनेटाइजेशन, बात करें तो लॉकडाउन। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया लेकिन कस्टमर, डेटर, सप्लायर्स सबके काम करने के तरीके बदल गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपस में इंटर रिलेटेड भी है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो गया? तो बहुत सही। तो आई होप आपको ये बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नोट्स की तरफ, वहां रीडिंग लगाएंगे और मस्त तरीके से हमारा काम हो जाएगा। तो नोट्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब आ गए हमने नोट्स की तरफ, तो डेफिनेशन फटाफट से रीड कर ले। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या दे रखी है? इट इज अ सम टोटल, क्या दे रखा है बच्चों? इट इज अ सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मतलब कस्टमर, डेटर्स, सप्लायर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह, एंड अदर फोर्सेस, टेक्नोलॉजी वगैरह, that are outside the control of a business environment but can affect our performance। मतलब हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर है बट हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने नीचे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, गवर्नमेंट बदल गई, लोगों का टेस्ट बदल गया, कस्टमर की प्रेफरेंस बदल गई, कंपटीशन बढ़ गया। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे। तो डेफिनेशन क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही सिंपल है, 7 हमारे फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको, यहां पर भी सीख लो। CUSR-DT, CUSR-DT क्या है? एक एक करके पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले आता हमारा पॉइंट टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मैंने आपको डायग्राम में बताया था सब चीज का टोटल है, तो वही पहला पॉइंट है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? जो भी चीज बिजनेस के बाहर है उस सबको टोटल कर दो, हमारा क्या बन जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। तो इट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चों, स्पेसिफिक एंड जनरल। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दो तरीके की फोर्सेस होती हैं, एक होती है स्पेसिफिक फोर्सेस, एक होती है जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। आई रिपीट, स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, और जनरल फोर्सेस सारे बिजनेसेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो ये सारे बिजनेस को इफेक्ट करेगी इनडायरेक्टली, लेकिन मेरा कस्टमर सिर्फ मेरे को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। थर्ड पॉइंट क्या बच्चों आता है हमारा? इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कस्टमर हो गया, डेटर हो गया, सारे आपस में क्या हैं? लिंक्ड होते हैं। ठीक है, एक का इफेक्ट दूसरे पर जाता ही जाता है। ये क्लियर हो गया? तो 3 पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा हमने पढ़ा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, और तीसरा हमने पढ़ा इंटर रिलेटेडनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता हमारा डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा हर पल बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी हर पल बदलती रहती है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस हर पल बदलता रहता है, कंपटीशन हर पल बदलता रहता है। क्लियर हो गया? फिफ्थ आता हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला ये हमको नहीं पता, और ना ही हम पता लगा सकते हैं। क्यों नहीं पता लगा सकते? क्योंकि ये हर पल बदलता रहता है। Just because business environment is dynamic, it keeps on changing. We cannot predict the future. What will happen in the future? कि कस्टमर का टेस्ट क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या आएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आएगी। क्लियर? इसके बाद आता हमारा पॉइंट बच्चों 6 वाला क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट का बच्चों मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा डाइवर्ट है कि उसके अगर हम पार्ट्स को समझे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन सबको एक साथ समझे कि किसका इंपैक्ट किस पर जाएगा, कौन किससे कनेक्टेड है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब ये कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स में समझोगे तो इजी रहेगा, बट इन टोटलिटी अंडरस्टैंड करने में आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी।
अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी का और गवर्नमेंट की पॉलिसी का हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, तो ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, काफी मुश्किल है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको हमको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद बच्चों हमारा पॉइंट आता है रिलेटिविटी। इसका मतलब क्या होता है? रिलेटिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री बदल जाते हैं। जैसे इंडिया का बिजनेस चाइना के बिजनेस से अलग है। इंडिया में सारी ज्यादा बिकती हैं तो अमेरिका में सारी ज्यादा नहीं बिकती हैं। गांव में देसी प्रोडक्ट बिकते हैं, शहर में मॉडर्न प्रोडक्ट बिकते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बदल जाता है। अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारे सामने, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था और आप यहां पर भी देख लो, वो है OTP ITC। OTP ITC क्या है? OTP ITC एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट जो आता है बच्चों वो है हमारा, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब ये कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहोगे, समझते रहोगे, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में मदद करेगा और आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में मदद करेगा। अभी अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, हमको हमारी जो परफॉर्मेंस को है वो इंप्रूव करा सकते हैं। या कुछ चीज समझ में आ रही है? तो दे कैन इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस। तो वी शुड व्हाट डू, हमको उस परफॉर्मेंस का, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए कि कस्टमर आ रहा है और वो फायदा उठा ले। हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेना चाहिए, मौके का फायदा पहले हमको उठाना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखो, जब आप कंटिन्यूअसली बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको थ्रेट भी मिलते हैं। अब ये थ्रेट क्या है? तो थ्रेट का मतलब होता है एनवायरनमेंट के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं जो हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को गिरा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रेट। तो हमको क्या करना चाहिए? वक्त रहते ही वो स्टेप्स ले लेने चाहिए जिससे हम उन थ्रेट को बचा सकें और अपनी परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना पड़ने दें। क्लियर हो गया? तो ये हम फायदा उठा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? टैपिंग यूजफुल रिसोर्स का मतलब ये है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जब भी कोई भी एक्टिविटी करनी होती है तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं इनपुट्स। इनपुट्स मतलब आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको पैसा चाहिए। ये सब कहां से आता है? ये सब आता है सोसाइटी से। सोसाइटी से कैसे आता है? लेबर सोसाइटी से आती है तो वो काम करती है, रॉ मटेरियल भी सोसाइटी से आता है, वो सप्लायर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लोन आपको बैंक वगैरह से मिलता है। और ये सब आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं देते हैं, बदले में आपसे कुछ चाहते हैं। कोई सप्लायर अगर आपको रॉ मटेरियल दे रहा है तो वो आपसे पैसे चाहेगा, कस्टमर आपको पैसे दे रहा है तो आपसे अच्छे गुड्स और सर्विसेज चाहेगा। समझ में आ रहा है? बैंक अगर आपको लोन दे रहा है तो आपसे इंटरेस्ट चाहेगा, आप इनकम कमा रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स चाहेगा। ये सारी चीजें होती है, बदले में कुछ चाहिए उनको। तो आपको इस तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो इनपुट आप ले रहे हो सोसाइटी से, उनको आप उनका डिजायर्ड आउटपुट दे पाओ। क्लियर हो गया? तो आप अच्छी रिसोर्सेज को टैप करो और बदले में उनका रिटर्न दे पाओ। क्लियर हो गया? ओके। पहला पढ़ लिया हमने अपॉर्चुनिटी, दूसरा हमने पढ़ लिया थ्रेट, तीसरा पढ़ लिया टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा? इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। हमने फीचर में पढ़ा था, ये क्या है? डायनेमिक नेचर का, हर पल बदलता रहता है, डिमांड बढ़ रही है, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर अपनी परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली रखना पड़ेगा, बढ़िया रखना पड़ेगा, तो हमको इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमने एडजस्ट नहीं करा तो हम मार्केट में पीछे रह जाएंगे, और पीछे रहने का मतलब आपको भी पता है कि एक दिन हम आउटडेट हो जाएंगे। तो बिजनेस स्टडीज या मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, आई रिपीट, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? ये हमको चेंजेस को अडॉप्ट करने में मदद करता है। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद बच्चों पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि आपके आने वाली अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको पता है आपके आने वाले थ्रेट क्या है,
तो मुझे एक बात पता, आपको मौके पता है जिनका आपको फायदा उठाना है, आपको खतरा पता है जिनसे बच के रहना है, तो क्या उस हिसाब से अपनी प्लानिंग और पॉलिसी नहीं बना सकते? क्या फ्यूचर में क्या करना है अपने एम्प्लॉयज को उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन ये तभी दे सकते हो जब अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, अपने आसपास क्या चल रहा है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करोगे तो। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर हो गया? आपको रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, वो है हमारी इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो बच्चों, जब भी आप अपने एनवायरनमेंट को, आसपास जो चल रहा है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हो और उस हिसाब से अपने एक्शंस कर लेते हो, तो ना तो आपकी करंट परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, बल्कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आगे बढ़ जाते हो। इंस्टाग्राम पर देख लो, कोई भी ट्रेंड आता है, कोई भी रील आती है, ठीक है ना, कोई भी न्यू गाना आता है, तो सारे एक्टर, सारे इन्फ्लुएंसर उसी पर रील बनाना चालू कर देते हैं और उनके व्यूज बहुत आते हैं। कच्चा बादाम आया तो हर कोई कच्चा बादाम पर आ गया था, अभी गिटार वाला गाना आया तो गिटार पर आ गया, मतलब हर कोई अपने आप को करंट ट्रेंड पर करता है, तो उनकी चैनल की परफॉर्मेंस, उनकी पेज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो मतलब वही चीज है, अगर आप जो मॉनिटर, जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनको अडॉप्ट कर लोगे, वो चेंजेस ले आओगे, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर हो गया? बहुत सही। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस। OTPITC। O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, T स्टैंड फॉर थ्रेट, P स्टैंड फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, 3 हो गए। अब आता ITC, I स्टैंड फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, T स्टैंड फॉर टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज और C स्टैंड फॉर रैपिड चेंजेस, ठीक, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। क्लियर हो गया आपको बच्चों, अच्छे से? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करने वाले हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये ही इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो पहला क्या बच्चों, हमारे सामने 5 हमारे बिजनेस डायमेंशंस होते हैं। कितने डायमेंशंस होते हैं बच्चों? हमारे 5 डायमेंशंस होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। 5 होते हैं। स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट ऐसे याद कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पेस्टल लिखा हुआ है, पर पेस्टल कभी बच्चों को जो कंफ्यूज हो जाता है, तो आप स्लेप्ट याद कर सकते हो, SLEPT, स्लेप्ट। क्लियर हो गया आपको? ओके, एक एक करके 5 को डिस्कस करते हैं। पहला बच्चों आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ठीक है ना, आपका स्टॉक मार्केट हो गया, आपकी इनकम हो गई, या फिर ये कह लो फॉरेक्स, रुपीज, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, रुपी, इनकी वजह से जब आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, तो हम कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से इफेक्ट हुई है। एग्जांपल के तौर पे महंगाई हो गई तो भैया प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे तो भी लेबर कहेगी हमको चीजें महंगी पड़ रही है, तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करो, तो ये इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। मान के चलो इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोगों की इनकम बढ़ गई तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे। तो जब इस वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट होता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से आपका इफेक्ट हुआ है। क्लियर हो गया? ओके। एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरीके से आते हैं, आपको एग्जांपल दे रखेंगे और आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल, लीगल है, पॉलिटिकल है, तो आपको ऐसे आंसर देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके। ये कुछ बच्चों एग्जांपल्स हैं, वो आप रीड कर लेना कि कौन कौन सी चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जीएनपी ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कितना पड़ा हुआ है हमारा, मनी सप्लाई कितना है, पब्लिक डेट कितना है, ये आप एक बार रीड कर लेना और इसी हिसाब से आपके केसेस बन जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके। दूसरा बच्चों हमारा सामने आता है, वो आता है सोशल एनवायरनमेंट। अभी सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सोसाइटी से रिलेटेड सोशल फोर्सेस, जैसे कस्टम, ट्रेडिशन, जो हमारे रीत रिवाज चले आ रहे हैं, हमारी वैल्यूज क्या है, हम क्या चीज मानते हैं, क्या चीज नहीं मानते हैं, सोशल ट्रेंड, हमारा सोसाइटी किस दौर से गुजर रही है, सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो ये सारी चीजें आपका सोशल एनवायरनमेंट बनता है। और इन वजहों से जब आपका बिजनेस चलता है या बिगड़ता है, हम बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। जैसे ट्रेडिशन, होली आती है तो रंग बिकते हैं, पिचकारियां बिकती हैं, दिवाली आती है तो दिए बिकते हैं, बम पटाखे बिकते हैं, क्रिसमस आते हैं तो भैया आपके लाल टोपी बिकती है, क्रिसमस ट्री बिकती है,
वैलेंटाइन वीक आता है तो आपका टेडी बियर, चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या बिकता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, जो हमारे आसपास हो रहा है, हमारा जो भी सोसाइटी में चल रहा है, उसका इफेक्ट बिजनेस पे आता है। तो कुछ बिजनेसेस बहुत चल पड़ते हैं और कुछ बिजनेस होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। तो किस वजह से हो रहे हैं, ट्रेडिशन की वजह से हो रहे हैं। वैल्यू, सोसाइटी की वैल्यूज क्या है, उस वजह से भी इफेक्ट इसके अंदर पड़ जाता है। ट्रेंड क्या हो रहा है, ट्रेंड के अंदर मतलब समझ लो बच्चों, मान के चलो सोसाइटी के अंदर ट्रेंड आ गया कि भैया आपको फिटनेस पे ध्यान देना है, क्योंकि कोविड के दौरान सब अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे, तो हेल्थ प्रोडक्ट्स की बिक्री चालू हो गई और जंक फूड्स की बिक्री कम हो गई। तो किसी पर पॉजिटिव इफेक्ट किया, किसी पर नेगेटिव इफेक्ट किया। क्लियर हो गया। सोसाइटी से रिलेटेड जो भी हमारे इफेक्ट बिजनेस पे हो रहे हैं, बहुत सही। इसके बच्चों कुछ एग्जाम्पल है, वो आप रीड कर लेना। वही कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट या एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट: लाइफस्टाइल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ वुमेन, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन शिफ्ट, एजुकेशनल सिस्टम, लिटरेसी, कंजम्पशन हैबिट, फैमिली। ये सब क्या सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। क्लियर हो गया आपको बच्चों, बहुत सही। तीसरा आता है बच्चों हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बहुत ही सिंपल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन मतलब ये कोई काम करने का नया तरीका या नया प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, या पहले जो काम करते हैं उसको अपन नए तरीके से कर रहे हो। मतलब ये कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ चीजें इंप्रूव कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, या इनोवेट कर रहे हो, नई चीजें बना रहे हो, उसको हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर लेकर आते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। पहले आप क्या करते थे, दुकान पर जाके ऑर्डर देते थे, अब आप एप्लीकेशन से ऑर्डर देते हो। तो मतलब ये इनोवेशन हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया। पहले आपको मूवी देखने जाना होता तो आपको पहले हॉल पर जाना होता था, टिकट लेनी होती थी। लेकिन अब क्या होता है, घर बैठे बैठे आप अपनी मनपसंद सीट, मनपसंद दिन, मनपसंद शो बुक आप कर सकते हो। होता है कि नहीं होता है? फ्लाइट की टिकट्स हो गया, होटल्स हो गए, ये सब कुछ आप ऑन द गो कर सकते हो। तो ये क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की मदद से हो रहा है। पहले हमारे बॉल पेन, फाउंटेन पेन आते थे, अब बॉल पेन, जेल पेन, पायलट पेन आते हैं। पहले हमारे टाइपराइटर चलते थे, अब हमारे प्रिंटर चलते हैं। पहले हमारे स्टीम इंजन आते थे, हमारे इलेक्ट्रिक इंजन आते हैं रेलवे में। तो ये क्या है, ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा जो है इंप्रूवमेंट क्रिएट कर रहा है। क्लियर हो गया। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि आप वेबसाइट यूज करके अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहे हो, तो कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो आप क्या बोलोगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्लियर हो गया आपको। तीन पढ़ लिया बच्चों अभी तक हमने, कौन कौन सा, इकोनॉमिक, सोशल और तीसरा टेक्नोलॉजी। क्लियर, ओके बच्चों। बाकी सब ये साइड में एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल आप रीड कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास इसके अंदर है नहीं। और आपको डिटेल में पढ़ना है ये चैप्टर, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में जाइए, वहां पर हमने एक एक एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन ये वन शॉट लेक्चर है, और वन शॉट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिर्फ इतना सा बता दिया है कि यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आता है बच्चों हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है पॉलिटिकल कंडीशंस। गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जा रही है, पीस कितना है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट चुनकर आई है, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो बिजनेसेस के प्रति क्या एटीट्यूड रखती है। जैसे कोई गवर्नमेंट आती है तो क्या बोलती है, हम गुटखे बैन कर देंगे, हम अल्कोहल बैन कर देंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उस एरिया में, उस स्टेट के अंदर जो अल्कोहल बिजनेस होते हैं वो खराब हो जाते हैं। कुछ जगह पे प्रमोट करते हैं तो वो बढ़ने लग जाते हैं। तो पॉलिटिकल स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जब कुछ असर आता है तो वो क्या कहलाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, पता नहीं लगता, तो भैया इन्वेस्टर्स होते हैं, डर जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी बदल जाए, कब कोई गवर्नमेंट नहीं आए तो कोई पुरानी पॉलिसी बदल ले। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों की वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये किसका पार्ट बनता है, हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है। और ये कुछ एलिमेंट्स है वो आप याद कर लेना। जैसे गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, जैसे हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, 370 हटाओ, जम्मू कश्मीर को एकदम भारत से लिंक कर दो। मतलब जैसे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वैसे हमारे भारत पूरे बाकी भारत के लोग हैं। 3 तलाक उन्होंने हटवाया, राम मंदिर उन्होंने बनवाया। तो उनकी एक आइडियोलॉजी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो उस वजह से काफी बिजनेसेस चल रहे हैं, काफी बिजनेसेस बिगड़ रहे हैं। ये चीज क्लियर होगी आपको? ओके, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर पढ़ लेनी है। ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ ना, एच पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक बार एमसीक्यू बन गया था।
कि हमारे कंट्री रिलेशन दूसरी कंट्री रिलेशन से कैसे हैं, ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है, इकोनॉमिक का पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, लीगल का पार्ट है, पॉलिटिकल का पार्ट है, सोशल का पार्ट है। तो आपको इसका आंसर देना था किसका, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया आपको, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा बच्चों टॉपिक हमारा, लीगल एनवायरनमेंट, लास्ट डायमेंशन। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब होता है बच्चों हमारी कंट्री के अंदर जो लॉज हैं वो 3 लेवल पर बनते हैं, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर। आई रिपीट, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन से ऑर्डर पास करती है, फिर आते हैं हमारी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वो अपने ऑर्डर पास करती है, फिर आते हैं हमारे कोर्ट, जो कोर्ट होते हैं जो जजमेंट पास करते हैं। तो 3 लेवल से हमारे कानून बनते हैं। आई रिपीट, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज के जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं वो, और तीसरा हमारे कोर्ट के जजमेंट। तो 3 हमारे कानून होते हैं, तीनों कानूनों को फॉलो करना जरूरी होता है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप लीगल प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपको फाइन भी लग सकता है, आपके बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है, और अगर आपने कुछ ज्यादा ही बड़ी कांड कर दिया हो तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ठीक है, ओके। ये नीचे काफी सारे कानूनों की बात दे रखी है, तो वो एक बार आपको नाम रीड करने के, अलग अलग कानून हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं और सारे बिजनेस को ये फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, ओके। रीड करना है, याद नहीं करना। और बस यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कभी भी जब आप ऐड देखते हो कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो ये उनको कंपनी जो होती है उनकी दिल की इच्छा नहीं होती कि वार्निंग दिखानी होती है, ये कानून के अंदर दे रखा होता है कि आपको वार्निंग दिखानी है। कभी बच्चों के खाने की ऐड आती है, तो बच्चों के खाने की ऐड के संग जो छोटे बहुत बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके संग एक लाइन और जोड़नी पड़ती है कि जो मम्मी का मिल्क होता है, मदर्स मिल्क होता है, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये आपको, ये वार्निंग है, ये एक एडवाइस है जो आपको देनी ही पड़ती है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गया आपको, बहुत सही, बहुत सिंपल सा है, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब बच्चों चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। बच्चों एलपीजी डिलीट हो चुका है, आपको ये इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना है, यहां से डिलीट हो चुका है। इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री, ये भी डिलीट हो चुका है। मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी डिलीट हो चुका है। हमको जो मेन पॉइंट पढ़ना वो है डीमोनेटाइजेशन, और ये है 2 मिनट का टॉपिक। डीमोनेटाइजेशन बच्चों कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को, ये डेट याद रखना। ये डेट इंडियन इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिजनेस स्टडीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में कॉमन टॉपिक है। रात को 8 बजे मोदी जी आए थे और प्यार से बोला था, मित्रों या फिर मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट को हम लीगल स्टेटस से हटा रहे हैं। मतलब ये अब ये नोट इनवैलिड है, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अचानक से इनवैलिड नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आप पे कर सकते हो, जैसे हॉस्पिटल बिल्स हो गए, पेट्रोल पंप हो गए, तो यहाँ पर आप उनको यूज कर सकते हो। कुछ के लिए यूज अलाउ कर दिया था, बाकी सब चीज के लिए इनवैलिड कर दिया था। 50 दिन की मोहलत दी गई थी, 10 नवंबर से लेकर 31 नवंबर तक सारा पैसा आप जमा कराएं और अपने पैसों को कन्वर्ट करा लें। क्लियर हो गया, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन अब डेफिनेशन आती है कि डिफाइन मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन। तो आप ये तो नहीं बोलोगे मोदी जी ने नोट बंद कर दिए थे, एक डेफिनेशन लिखोगे। तो डीमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन होती है, demonetization is a process by which, I repeat, demonetization is a process by which a government of a country cancel the legal status of a currency, ठीक है, in the country or in the whole world। क्लियर हो गई डेफिनेशन, क्लियर। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी होगी जब भी, कब, डीमोनेटाइजेशन की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो। क्लियर हो गया आपको, ओके। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर क्या हैं इसके, तो 4 फीचर, चारों बहुत ही सिंपल है। पहला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जिन्हों के पास घर में पैसे थे सबको बैंक में जमा कराने थे, तो जिन्होंने पहले से बता रखा था कि हमारे पास ये ऑलरेडी इनकम है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जिनके पास ब्लैक मनी थी उनको भी पैसा जमा कराना पड़ गया था बैंक में, और जिनको जमाना पड़ गया था बैंक में, तो भैया गवर्नमेंट ने पूछा इतना पैसा आया कहां से, आपने तो कभी टैक्स दिया नहीं, और जब टैक्स नहीं दिया तो फिर उनको धर लिया गया, उनसे टैक्स लिया गया, उनसे पेनल्टी ली गई। तो मतलब ये कि इससे ब्लैक मनी को कंट्रोल किया गया, पहला फीचर हो गया। दूसरा, जो टैक्स चोरी हो रही थी वो बचाई गई, क्योंकि बहुत लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखा था,
ब्लैक मनी का मतलब होता है वो पैसा जिस पर टैक्स नहीं दिया गया। मतलब ये कि अगर आपने 100 रुपए कमाए तो गवर्नमेंट कहती है 100 रुपए हमको कहते हैं 30 रुपए टैक्स दो, लेकिन आपने 30 रुपए टैक्स नहीं दिया तो 100 रुपए पूरा ब्लैक मनी बन जाता है। लेकिन अगर आपने 30 रुपए का टैक्स दे दिया तो आपके पास जो 70 रुपए होंगे वो व्हाइट मनी कहलाएगी। व्हाइट मनी का मतलब होता है लीगल जो आपने पैसा कमाया हुआ है, और अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो वो ब्लैक मनी बन जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो मतलब ये जिन्होंने ब्लैक मनी पर टैक्स नहीं दिया था तो टैक्स उन्होंने लिया और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब टैक्स की चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या था? टैक्स इवेजन को उन्होंने कंट्रोल किया। थर्ड, सारा पैसा जो था बैंकिंग सिस्टम के अंदर वापस लौट रहा था 50 दिन के अंदर। 10 नवंबर से 21 दिसंबर के अंदर सारा पैसा मार्केट के अंदर लौट रहा था, बैंक्स के अंदर लौट रहा था। क्यों? क्योंकि सारे पैसे खराब हो गए थे, नोट खराब हो गए थे, कहीं यूज तो होने नहीं थे। तो वो सारा पैसा जब बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया था, अब उस पैसे का करती क्या गवर्नमेंट? वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया। तो उन्होंने चैनलाइज किया, जो पैसा सेवर्स से आया उनको अच्छी जगह पे लोन देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, स्टार्टिंग में लोन नहीं दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने लोन देना स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा कैशलेस या फिर कैश लाइट इकोनॉमी। मतलब ये कि टेक्नोलॉजी की वजह से, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो मेन मोटिव था वो था कि कैश का यूज कम किया जाए इकोनॉमी के अंदर। जितना कैश का कम यूज होगा, जितना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा यूज होगा, उतना ही ज्यादा टैक्स की चोरी बचेगी। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो। तो जब सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट के पास पहुंच सकती हैं, तो उस केस में आप टैक्स चोरी नहीं कर पाओगे। तो बस ये था कि इंटरनेट की मदद से हम कैशलेस या कैश लाइट इकोनॉमी बनाएं, जिससे हमारे टैक्स की इनकम गवर्नमेंट की इंक्रीज हो जाए। तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर जो कि हमने आधे घंटे के अंदर रिवाइज कर दिया, वो है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। और थैंक्स टू सीबीएसई इसके अंदर से 3 टॉपिक डिलीट हो गए हैं। पहला हमारा एलपीजी, दूसरा उसका इम्पैक्ट और तीसरा मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज। ये 3 टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। तो बच्चों ये था हमारा वन शॉट लेक्चर जिसके अंदर हमने हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले चैप्टर के वन शॉट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।